हेलो बच्चों, आप सभी का सनराइज एजुकेशन एकेडमी में मैं विशाल भार्गव हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम बच्चों कक्षा 11वीं का चैप्टर सरल रेखा में गति पढ़ रहे थे, जिसके दौरान हमने विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेग, वेलोसिटी, स्पीड, चाल और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त की। आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं त्वरण, एक्सेलरेशन। तो आइए हम त्वरण को देखते हैं। त्वरण एक्सेलरेशन जिसको डिनोट करने का तरीका ए से होता है। क्या होता है बेटा त्वरण? अपन देखते हैं कि जब हम कोई बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो स्पीड को फास्ट करने के लिए जो बाइक के साइड में ये होता है ना, ढूम ढूम, ये वाला, तो ये होता है एक्सेलरेटर। ये क्या काम करता है? स्पीड को फास्ट करने का या स्पीड को स्लो करने का काम करता है। तो मतलब समझ में आया, एक्सेलरेशन त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। Acceleration is the rate of change in velocity is known as acceleration। तो वेग में परिवर्तन की दर, बेटा चाल नहीं बोल रहा हूँ, दूरी के बाद चाल पढ़ा था, चाल के बाद कुछ नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और अदिश राशि को हमें नहीं पढ़ना। हम तो विस्थापन के बाद में वेलोसिटी, वेग, और उसके बाद में त्वरण की बात कर रहे हैं। तो क्या परिभाषा हुई इसकी? वेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है। डेफिनेशन का क्या मतलब, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो इंग्लिश मीडियम डेफिनेशन सुनो मेरी बात को। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर फॉर्मूला हो गया वेग बटा समय। वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हो गया। यदि मैं बात करूं इसकी, तो ये जो एक्सेलरेशन त्वरण है, ये कौन सी राशि होगी बेटा? सदिश राशि होगी। ये कौन सी राशि होगी? सदिश राशि। क्यों? क्योंकि वेग भी सदिश था, वेलोसिटी भी सदिश था। इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। और यदि बात करूं मैं, तो तात्क्षणिक त्वरण, जिसको हम बोलते थे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए बराबर dv अपॉन dt। कल हमने इंस्टेंटेनियस वेग, वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग बताया था ना, v बराबर dx अपॉन dt। तो यहाँ पर क्या होगा? dv अपॉन dt। ये वेग है, तो वेग का समय के सापेक्ष अवकलन तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी with respect to time is known as instantaneous acceleration। आप लोग जानते हो बेटा, v जो होता है उसका फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt। ये है वेग, वेलोसिटी। वेग क्या था? विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर ये v की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, तो d अपॉन dt, और अंदर इस v की जगह में क्या लिख दूंगा? dx अपॉन dt। तो इसको यदि सही से देखो, तो ये d को d से गुणा किया तो d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। इसका मतलब होता है विस्थापन का समय के सापेक्ष दोहरा अवकलन। दोहरा अवकलन कैसे? दो बार अवकलन हो रहा है, स्क्वायर लगाया ना मैंने। तो यहाँ क्या है? विस्थापन का
समय के सापेक्ष दोहरा अवकलन तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो बेटा मैंने यहाँ पर दो बातें बताई, ये dv अपॉन dt भी हो सकता है, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन मेन फॉर्मूला तो ये है। इसके ऊपर मैं एग्जांपल भी करवाऊंगा। देखो, अगर मैं बोलता हूं कि कोई विस्थापन डिस्प्लेसमेंट x बराबर t क्यूब प्लस t स्क्वायर मीटर है, ये m क्या है बेटा? इस विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का मात्रक यूनिट है। तो x बराबर t क्यूब प्लस t स्क्वायर। तो वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? v बराबर dx अपॉन dt, मतलब t के सापेक्ष हमें इसका अवकलन करना है। आपको मैंने बताया था जब x की पावर n होता है उसका अवकलन डिफरेंशिएशन करते हैं तो n आगे आ जाता है, x की पावर n माइनस 1 होगा। तो यहाँ तो n की जगह 3 है, तो 3 आ जाएगा आगे, t की पावर 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 3 t की पावर 3 माइनस 1, तो क्या होगा? 2, तो 3t स्क्वायर प्लस यहाँ की बात करें तो t स्क्वायर है, n की जगह 2 है, 2 आ गया आगे, t की घात 2 माइनस 1, तो क्या बनेगा? 2t, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, तो ये वैल्यू मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है, त्वरण, तो त्वरण का फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt। यहाँ देखा आपने एक्सेलरेशन तात्क्षणिक त्वरण dv अपॉन dt। चलो dv अपॉन dt को फाइंड करते हैं, तो इसका वापस अवकलन करना है। तो ये 3 तो कांस्टेंट है, गुणा में है, इसलिए लिख दिया ऐसे के ऐसे। अगर प्लस में होता 3 तो 0 हो जाता। अब t स्क्वायर का करेंगे, तो t स्क्वायर का वही फॉर्मूला x की पावर n का, n x की पावर n माइनस 1 होता है, तो 2 तो आ गया आगे, और t की घात 2 माइनस 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 t की घात 2 माइनस 1, तो क्या होती है? 1 ही होती है, इसलिए 1 लिख दिया, प्लस 2, और t का अवकलन तो 1 हो जाता है, तो इंटू 1 हो गया। 3 को 2 से गुणा किया तो 6t प्लस 2, ये इसका मान है। अब बात करते हैं इसके मात्रक की, तो बेटा इसका मात्रक क्या होता है? ऊपर देखो, ऊपर तो है वेग, वेलोसिटी, वेग का मात्रक होता है मीटर अपॉन सेकेंड, और टाइम का मात्रक सेकेंड, तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और इसका मात्रक मीटर अपॉन सेकेंड, और ये तो बेचारा मीटर है ही है, टेंशन मतलब जगह नहीं है। मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर में वापस समझाऊंगा कि मात्रक और विमा भी मैं बताऊंगा। एक फॉर्मूला और होता है जिसको बोलते हैं औसत त्वरण। क्या बोलते हैं बेटा? औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन। ए एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर ये होगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा v का मतलब क्या है? वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। ये वैल्यू किसके बराबर होती है? ए एवरेज के बराबर है। औसत त्वरण एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर है। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो हमने ये औसत त्वरण फाइंड किया। अब जगह नहीं बची, इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए बोलता हूँ, उसके बाद में मैं इसको क्लीन करने वाला हूँ।
स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चों, तो मैंने बोर्ड को साफ कर दिया है। अब हम शुरू करने वाले हैं इस त्वरण का मात्रक। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? वहां देखा था मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई थी। चलो देख भी लेते हैं कैसे आती है। तो मात्रकों की बात करता हूं मैं, यूनिट की। तो यूनिट देखो बेटा, यूनिट कैसे निकालोगे आप लोग? यूनिट निकालोगे, इसका फॉर्मूला जो होता है, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा यूनिट समझते हो ना? नहीं समझते हो तो एक काम करो, मेरा फर्स्ट चैप्टर में पॉइंट मात्रक बताया हुआ है, यूनिट्स। उस यूनिट्स के सब टाइप्स भी दे रखे हैं, वहां जाओ पता चलेगा एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। वेग का मात्रक तो देखा था हमने कल, क्या? मीटर अपॉन सेकेंड अपॉन समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है, ये सेकेंड। और इसके अपॉन में 1 कर दिया। ऐसा क्यों? देखो अपॉन है बेटा, हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आए। मीटर अपॉन सेकेंड है और अपॉन में ये सेकेंड है, इसके अपॉन में 1 किया। ऐसा क्यों? ऊपर अंश बटा हर था तो नीचे भी मुझे अंश बटा हर बनाना था। ऊपर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो नीचे भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बनेगा। जैसे ही ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा होगा तो मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड अपॉन 1। उल्टा होगा तो 1 अपॉन सेकेंड हो जाएगा। अब मीटर को 1 से गुणा किया तो मीटर, सेकेंड को सेकेंड से गुणा किया तो सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार बेटा अगर हम बात करें इसकी विमा की, डायमेंशनल विमा की बात करते हैं, तो विमा कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैंने ये विमा वाला भी वीडियो दे रखा है। अगर नहीं डिटेल में डायमेंशन विमा फाइंड आउट करना सीखना है तो आप मेरे फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। डायमेंशन विमा की बात करें तो डायमेंशन जो होती है वो m का मतलब द्रव्यमान, मास। द्रव्यमान का मात्रक केजी। कहीं दिख रहा है क्या केजी? ना जी ना, नहीं दिख रहा है। तो m0। l आएगा लंबाई, लेंथ। लेंथ का मात्रक मीटर। मीटर ऊपर एक बार, ऊपर है इसलिए ऊपर एक। p का मतलब समय, टाइम। टाइम की विमा सेकेंड। टाइम का मात्रक सेकेंड अपॉन में स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। t की विमा -2। ये हमने विमा निकाल दी। अब चलो और भी बातें करते हैं अपन इसके बारे में। जब मैं बोलता हूं एक समान गति है, एक समान वेग, यूनिफॉर्म मोशन, गति बोल दो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या? कि उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। पहले 10 मीटर पर सेकंड वेग था तो कुछ समय बाद देखेंगे तब भी उसका 10 मीटर पर सेकंड वेग आए, मतलब उसकी वेलोसिटी या वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग समान ही है, तो इस केस में त्वरण का मान 0 हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखना, एक समान गति के लिए यदि कोई त्वरण पूछे, एक्सेलरेशन का मान सदैव 0 होता है। तो एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन के लिए त्वरण एक्सेलरेशन 0 होता है। जब वेग बढ़ता है, वेग बढ़ता है मतलब वेलोसिटी की बात करो, वेलोसिटी का मान जो है ना बेटा, वेग वेलोसिटी, इसका मान इंक्रीज होता है। बढ़ने का मतलब मैंने ये तीर से निशान बताया, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। मतलब पहले वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, अब वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब वेलोसिटी वेग के मान में बढ़ोतरी हुई है। तो उस केस में त्वरण जो होता है वो त्वरण आपका धनात्मक होगा। धनात्मक बोले तो पॉजिटिव होगा।
होगा। और वास्तव में इसी को ही त्वरण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन ये बात मैं वापस बोलूं कि वेग का मान यदि वेलोसिटी का मान, इसका मतलब कम होता है, घटता है, तो जब वेग का मान घटेगा तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक आएगा। इसी ऋणात्मक मान को हम बोल सकते हैं मंदन। मंदन बोले तो एक्सेलरेशन, सॉरी रिटार्डेशन। क्या समझे आप? जब आप अपने वेग के मान में बढ़ाते हैं तब तो त्वरण एक्सेलरेशन होता है। सॉरी, हेलो हेलो, ओके, आवाज आ रहा? हेलो हेलो हेलो, ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। सॉरी बेटा, बीच में थोड़ी खांसी आ गई थी। मैं भी ह्यूमन बॉडी हूँ, मानव शरीर है, तो खांसी जैसी बातें तो आती रहती है। वैसे कोरोना भी चल रहा है, टेंशन मतलब मुझे कोरोना नहीं है। चलो आगे चलते हैं। मैंने कहा कि जब वेलोसिटी वेग के मान को मैं बढ़ाता हूँ तब तो त्वरण होगा, एक्सेलरेशन। लेकिन यदि मैंने वेग के मान में, वेलोसिटी के मान में कमी कर दी तो उसको मैं बोलता हूँ मंदन, रिटार्डेशन, जिसमें त्वरण का मान नेगेटिव आता है, माइनस में आता है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों केस को अगर देखें तो इसमें असमान गति के उदाहरण हैं ये दोनों केस। क्यों? क्योंकि एक में तो वेग बढ़ रहा है और एक में वेग कम हो रहा है। लेकिन एक समान गति ऊपर वाला देखो तो इसमें तो वेग का मान समान था, वेलोसिटी कांस्टेंट थी। इसमें ना ही वेलोसिटी इंक्रीज हुई थी ना ही डिक्रीज। तब तो जीरो होगा त्वरण, एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तब यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव, और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो ये क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर इतनी सारी हमने बातें की हैं। तो देख लो ये होता है त्वरण। इसके बारे में बताया था ना मैंने, ये भी सदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन, त्वरण। एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, तो ध्यान से सुनना कि यदि मैं बोलूं कि किसी गाड़ी की बात करूं कि ये एक आपके पास में गाड़ी है और इस गाड़ी का अभी वेग जो है 10 मीटर पर सेकेंड है। हाईवे आ गया जिसके कारण इसका वेग आपने बढ़ाकर 50 मीटर पर सेकेंड कर दिया। लेकिन यहाँ पर वापस एक फाटक आ गई, फाटक आई तो आपको स्टॉप लिखा हुआ है, रुकना पड़ गया। रुकना पड़ा तो यहाँ पर वेग जो है 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। 0 मीटर पर सेकेंड का मतलब आपका वेग है ही नहीं कुछ, आप रुक से गए हो। तो बताओ यहाँ पर ये कंडीशन ए है, ये कंडीशन बी है और ये कंडीशन सी है। तो यहाँ पर ए से बी की में देखो तो ए से बी में तो आपका जो वेग है 10 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड हुआ, मतलब वेग के मान में वृद्धि हुई। तो इस केस में ए जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर तो त्वरण होगा, एक्सेलरेशन होगा। बट 50 से जैसे स्टॉप लिखा हुआ आया, रेलगाड़ी जा रही थी तब आपको फाटक पे रुकना पड़ेगा। तो रुका तो वेग आपका आपने कम किया, ब्रेक लगाए तो वेग कम हुआ। इसके कारण यहाँ जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मंदन, रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। बोर्ड पे जगह नहीं है सो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको क्लियर करता हूं। अब हम कुछ ग्राफ के बारे में भी देख लेते हैं कि कौन सी कंडीशन में ग्राफ कैसे बनते हैं।
तो सबसे पहले मैं ग्राफ डिस्कस करूंगा स्थिति और समय के बीच में। तो आप समझ गए होंगे x और t के बीच के ग्राफ की बात कर रहा हूँ। x और t के बीच में ग्राफ, पहला ग्राफ ये बनता है कब, जब कंडीशन दे रखी है स्थिति का मान अनचेंज्ड हो। अनचेंज्ड का मतलब x स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो स्थिति में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है उस केस में ग्राफ ऐसा बनता है, एकदम सीधा, जब स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं स्थिति में परिवर्तन तो हो, एक समान गति करे, जब कोई वस्तु एक समान गति करती है तब स्थिति और समय, पोजीशन और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, कब, जब एक समान गति हो। देखो बेटा मैं ये नहीं लिख रहा एक समान गति वगैरह, मैं बोल सब रहा हूं, तो मैं वीडियो को स्टॉप कर करके अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और मेरे द्वारा भेजी गई पीडीएफ में ये सारा मटेरियल उपलब्ध है। तो ध्यान से मेरी बातों को बस समझते जाओ। तो ये कब था, जब कोई स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो, पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो, मतलब यहाँ खड़ा तो यहीं खड़ा, अभी खड़ा यहाँ पर, कल भी यहाँ खड़ा, परसों भी यहाँ खड़ा, तो x के मान में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अब मैं ग्राफ कौन सा बनाऊंगा, जब एक वस्तु एक समान रूप से गति करती है, मतलब अगर किसी वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकंड है तो वह 10 मीटर ही पर सेकंड के वेग से गति करती है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट और टाइम, विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ देखिए लीनियर बनता है। ये इस प्रकार बनता है। यदि मैं बोलूं कि कोई वस्तु असमान रूप से गति करती है, तो असमान रूप से गति करेगी तो दो प्रकार से करेगी, या तो अपने वेग को बढ़ाते हुए करेगी या फिर वेग को घटाते हुए करेगी। तो जब वह वस्तु वेग को बढ़ाते हुए असमान रूप से गति करती है, when object is moving with non-uniform motion and value of velocity will be increased, मतलब वेग को बढ़ाते हुए वह जब गति करेगी तब स्थिति और समय, पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ ऐसा बनेगा। बेटा इसको मैं पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट दोनों बोल सकता हूँ, स्थिति और विस्थापन दोनों बोल सकता हूँ, और ये तो समय ही है, तो कंफ्यूज मत होना। ये कब था, जब वेग के मान में वृद्धि की, अगर सपोज दैट कि वो वेग के मान में कमी करती है तब ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। इस हिसाब से ग्राफ बनेगा। तो 4 ग्राफ हमने स्थिति और समय के बीच में बनाए। कैसे, एक बार वापस देख लो। पहला ग्राफ, जब स्थिति के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो, जब एक समान रूप से गति करें, when object is in uniform motion। ये दोनों ग्राफ कौन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले हैं, असमान वेग वाले हैं। इसमें तो वेग का मान बढ़ता है और इसमें वेग का मान कम होता है। तो हमने x और t मतलब स्थिति और समय, मतलब विस्थापन व समय के बीच में ग्राफ देखे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे चले तो वेलोसिटी, वेग और समय के बीच में ग्राफ बनाते हैं। वेलोसिटी, वेग और समय, टाइम t के बीच में। तो पहला ग्राफ बनेगा एक समान रूप से गति करें। एक समान रूप से जब कोई गति करता है तो उसके वेग में क्या कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ही वह गति करेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? एकदम सीधा बनेगा। तो सीधा बनेगा मतलब ऐसा बनेगा। अगर मैं बात करूं कि वेग, अगर मैं बात करूं असमान रूप से गति करें, क्या करें बेटा? असमान रूप से वह गति करे तब वेग में क्या परिवर्तन आएगा? तो असमान रूप से यहाँ पर गति कर रहा है तो बेटा मैंने बोला ना कि असमान रूप से गति करने का मतलब क्या? वेग के मान में या तो बढ़ोतरी हो रही है
या कमी हो रही है। अब बढ़ोतरी भी यहाँ पर दो प्रकार से होती है, या तो एक समान रूप से बढ़ेगा, मतलब पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 एक समान रूप से बढ़े तो उसके लिए तो ऐसा बनेगा, और असमान रूप से बढ़े तो उसके लिए थोड़ा अलग बनेगा। तो हमें तो बस इतना ही ध्यान रखना है, एक समान रूप से बने तो इस प्रकार से बनता है बस। अब हम बात करें, ये तो है एक समान गति के लिए और ये असमान गति के लिए, लेकिन इसमें भी कौन सा, जब वेग का मान समान रूप से बढ़े। एक तो वेग होता है पहले 10 फिर 50 फिर 500, ऐसे वेग नहीं, पहले 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50, समय अंतराल लगभग मतलब 1 सेकंड में 1 बढ़ा, फिर दूसरे सेकंड में 2 बढ़ा, तीसरे सेकंड में तीसरा बढ़ा, इस हिसाब से चले तब ग्राफ ऐसा बनेगा। अब नेक्स्ट ग्राफ बताते हैं, ए व टी के बीच में, त्वरण और समय के बीच में, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में। देखो बेटा, ये ग्राफ याद नहीं करने होते हैं, ये ग्राफ तो हमारे आईक्यू लेवल से हम बनाते हैं, और प्रैक्टिस करेंगे ना ऐसे तो ऑटोमेटिक आपको चीजें समझ में आएगी। हो सकता है अभी आपके लिए ये चीजें बहुत ही नई हैं, लेकिन मैं भी तो बना रहा हूँ, मैं कैसे बना रहा हूँ इनको, मैंने कोई याद तो नहीं किया है ना, तो फिर कैसे बना रहा हूँ। तो इनको अपने मतलब एक्सपीरियंस के साथ में बना सकते हो। एक्सपीरियंस आपको कब आएगा, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपने वो लाइन तो सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने ही ज्यादा आप परफेक्ट बनते जाओगे। चलो समय को बर्बाद नहीं करते हैं, ए और टी त्वरण और समय, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें भी एक प्रकार का ग्राफ ये बनेगा, ये ग्राफ है, और ये पहला ग्राफ जो मैं बनाने वाला हूं वो कौन सा बनाऊंगा बेटा, जब आपकी एक्सेलरेशन इन असमान गति के लिए, असमान गति के लिए हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि एक समान गति के लिए तो ए का मान 0 होता है ना, हमने पिछली बार देखा था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन ए जो होता है वो 0 होता है, एक्सेलरेशन के लिए एक समान के लिए तो बनाने से कोई मतलब नहीं है, हम तो असमान बनाएंगे। असमान में भी दो केस, पहला केस वेलोसिटी जब एक समान रूप से बढ़े, तो वेलोसिटी जब समान रूप से इंक्रीज होगी तो ए का मान एक लीनियर के रूप में आएगा। लेकिन यदि मैं बोलूं कि वेलोसिटी का मान असमान रूप से बढ़ता है, वेलोसिटी जब असमान रूप से बढ़ती है ना, तो ग्राफ ऐसा भी आ सकता है और ग्राफ ऐसा भी आ सकता है। ये दोनों ग्राफ हो सकते हैं, ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी किस स्टाइल में बढ़ रही है। तो यहाँ पर बेटा हमने काफी सारी चीजें देखी हैं। एक बात और वापस ध्यान रखना कि ये सारे ग्राफ आपको याद नहीं करने हैं, बस अपने अनुभव, अपने को आपको इतना मजबूत करो कि ये चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक दौड़ने लग जाए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर मैं एक और बढ़िया चीज आपको बताता हूँ। ओके, ओके बेटा, तो अब हम एक बात और वापस डिस्कस करते हैं। ए बराबर क्या था, डीवी अपॉन dt था, तो क्या मैं dt को उधर मल्टीप्लाई करवा दो सर, ए dt, तो अब ये dv हो गया। ये d का मतलब अवकलन होता है ना, ये अवकलन उधर जाएगा, ये डिफरेंशिएशन उधर जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन a dt बराबर v, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। और इसी प्रकार आप लोगों को पता हो तो x बराबर v बराबर dx अपॉन dt होता है, तो dt को उधर भेजो तो v dt बराबर dx हो गया। तो x बराबर क्या फॉर्मूला बन गया, ये d उधर भेजा तो इंटीग्रेशन v dt हो गया। मतलब क्या, मतलब एक बात बता रहा हूं मैं, वो ध्यान से सुनना। यदि मैं a और t के बीच में ग्राफ बनाता हूं, यदि मैं a और t के बीच में
ग्राफ बनाता हूँ तो वक्र ये आता है। तो वक्र के नीचे वाला क्षेत्रफल एरिया अंडर द कर्व कौन शो करेगा? v, वेलोसिटी, वेग शो करेगा। समाकलन जो पढ़ाया था ना इंटीग्रेशन, उसमें ये चीज मैंने बता रखी है। क्या कि जब त्वरण और समय के बीच में ग्राफ बनाता हूँ तब ये जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो वेलोसिटी को शो करेगा। ये नहीं बताया है, मैंने बताया था कि y dx जो है इसका मतलब क्या है कि y और x के बीच में यदि कोई ग्राफ बनाता हूँ तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है वो y dx शो करता है। यहाँ पर ADT कौन है? वेलोसिटी है ना, इसलिए वेलोसिटी शो करेगा। अगर ये कहीं ग्राफ में इसमें बनाऊं तो बेटा v और t के बीच में यदि मैं कोई ग्राफ बनाता हूँ तो एरिया अंडर द कर्व जो है वो कौन शो करेगा? यह विस्थापन शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये चीज जो है ना वो मैंने आपको समाकलन में के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में समझा रखी है। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, एक बार वापस पीछे जाओ और मेरे इस वीडियो को देखो तो मैंने कैसे ये फॉर्मूले का फॉर्मेशन किया है। हो सकता है थोड़ी स्पीड मेरी फास्ट रही होगी, बट स्पीड फास्ट भली थी, प्रोसेस मेरा बहुत ही इजी था, क्योंकि समाकलन को जब बराबर के उधर भेजो अवकलन बनेगा और अवकलन को बराबर के उधर भेजो तो समाकलन बनेगा। मतलब डिफरेंशिएशन को उधर भेजो तो इंटीग्रेशन बनेगा। तो डिफरेंशिएशन को ही उधर भेजा था तो इंटीग्रेशन बना और इंटीग्रेशन का मतलब जो है वो मैंने आपको बता दिया। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लेना और चलता हूँ।